हम उनके दिमाग ठीक करेंगे। सब इसके विपरीत हुआ। आज भी हिंदुस्तान की सरहदों में, परसों की न्यूज थी, चीन 25 किलोमीटर दाखिल हो गया। कहाँ है सरहदें? आज भी इधर पहली बार हिंदुस्तान में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुला के बिठाला गया ओथ सेरेमनी में, और इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हम मुर्गा खिला रहे थे, कलीजी खिला रहे थे, बिरयान खिला रहे थे। उधर हिंदुस्तान की सरहदों पे फौज फायरिंग कर रही थी पाकिस्तान की तरफ से। तो वायलेंस हो रहा था। महंगाई हम आलू और टमाटर दिखाते थे अपनी सभाओं में, लेकिन हमारे पैर रखते ही आलू और टमाटर दुगने हो गए। पेट्रोल डीजल, हम साइकिल और बैलगाड़ी के ऊपर रैलियां निकालते थे, ये कहते कि अब पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया मनमोहन सरकार ने, जिसको हम भी एक निकम्मी सरकार मानते थे। लेकिन अब हमने संभाला, और हर बात को हम ये कह देते हैं कि उनका दिया हुआ है, रेल का किराया उनका दिया हुआ है। जब हम एफडीआई की बात कर रहे थे तो साझा मंच करके हम अपोजिशन के साथ, बीजेपी ये कह रही थी कि रिटेल क्षेत्र में एफडीआई नहीं लाने देंगे, विदेशी धन को इसमें दाखिल नहीं होने देंगे, ये आर्थिक गुलामी होगी, और बड़ी बड़ी संसद और सड़क पे तकरीरें थी। लेकिन आते से हमने 49%, इनका 26% था एफडीआई में इनका शेयर, इनके ज़माने में शेयर 26% एफडीआई का शेयर, इनके ज़माने में 49%। स्वदेशी आंदोलन से निकले हुए लोग, अपने आप को स्वदेशी मानसिकता से परिपूर्ण और लबरेज बताने वाले लोगों ने विदेशी आर्थिक गुलामी की तरफ हिंदुस्तान को बढ़ा दिया। इतनी दिन की सरकार में आप कितने नंबर देते हैं 10 में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 0। और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को कितने नंबर देते हैं? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जवानों के लिए, नौजवानों के लिए काम। नंबर बता दीजिए बस। नंबर 100 में से 100। मैं 10 की बात कर रहा हूँ। 10 में से 10। चौधरी जी ये बताइए कि अभी आरएसएस ने एक मुद्दा उठाया, हिंदुत्व का मुद्दा, क्या लगता है आपको इस तरह के मुद्दे जो उठाए गए कैसे हैं, और विधानसभा चुनाव में या आगे के चुनाव में कितना फायदा होगा इन मुद्दों का? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और करेंगे मुद्दे की बात। आप देख रहे हैं श्री न्यूज रफ्तार खबर। पहाड़ों की सियासी सरगर्मी, वादियों का पूरा हाल, उत्तराखंड की हर हलचल। देखिए श्री देवभूमि एक्सप्रेस सोमवार से शनिवार शाम 5:28 बजे। मकड़ी केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। बिना हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। श्री न्यूज दमदार खबर। आप देख रहे हैं श्री न्यूज दमदार खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम मुद्दे की बात में आज हमारे साथ में चौधरी सलीम जी मौजूद हैं, जिनसे हम कर रहे हैं मुद्दे की बात। चौधरी जी, मेरा ब्रेक में जाने से पहले एक आपसे ये सवाल था कि अभी जल्दी आरएसएस ने एक मुद्दा उठाया है, हिंदुत्व का मुद्दा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाया है। क्या लगता है आपको इस तरह के मुद्दे कितने सही हैं, और क्या उन्हें विधानसभा या आगे के चुनाव में कुछ फायदा ले पाएंगे इन मुद्दों का? वो जिस तरह मोहन भागवत साहब ने ऐलान किया है, उससे एक सेकुलर हिंदुस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब मुल्क आज़ाद हुआ, और आज़ादी की लड़ाई सबने बराबर लड़ी थी। अगर तात्या टोपे शहीद हुए, झांसी की रानी शहीद हुई, तो बहादुर शाह जफर के बेटों को भी उनके बेटों के सर मिले और उन्हें मौत मिली। हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत भी सबने मिलकर की थी। जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 को हम मुसलमानों से ये पूछा गया कि तुम
टोपी वाले जिना के साथ रहोगे उसको अपना बाबा अक़वाम मानोगे, या छोटी वाले गांधी को अपना बाबा अक़वाम मानोगे, जो एक मजबूत हिंदू है, जिसके माथे पे तिलक है, दोनों टाइम पूजा करता है, जो सर पे छुट्टी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, किसे मानोगे? हम मुसलमानों ने राष्ट्रवाद की अग्नि परीक्षा दी और हमने माथे पे तिलक लगे हुए एक मजबूत हिंदू को अपना बाबा अक़वाम माना, और उन्होंने हमसे वायदा किया। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी इस दर्द को मुल्क को जरूर दिखाएं। और गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल साहब ने, मौलाना आज़ाद ने वगैरह जितने भी फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे जिनका आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन था, मोहन भागवत जी का क्या कंट्रीब्यूशन था आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन सरे फहरिस्त दिखाई देता है, उन्होंने हम मुसलमानों से वायदा किया कि तुम रुक जाओ, ये तुम्हारा मादर वतन है और यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष संविधान होगा, सबको बराबर जीने का इख्तियार होगा, यहाँ सबके फंडामेंटल राइट एक जैसे होंगे और ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारा मादर वतन है। हम लोग रुक गए। अब इसके बाद अगर मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि यहाँ रहने वाला हर शख्स हिंदू है, तो ये हो सकता है कि वो जिस तबके के जज्बात को छू रहे हैं वो तबका 80 और 90 करोड़ हो, और जिस तबके के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं वो तबका 20 और 25 करोड़ हो, माइनर हो, छोटा हो, तो उनको मजबूत जवाब ना दे सके। लेकिन उनके इस बयान से मुल्क में सेकुलर मिजाज का वो मिजाज जो गांधीयन मिजाज था, वो हिंदू भी दुखी है और मुसलमान भी दुखी है। तो इसलिए ये बयान मामूली बयान नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, ये बयान हिंदुस्तान का अखंड हिंदुस्तान का एक जो नक्शा है, उस नक्शे को तकलीफ पहुंचाने वाला बयान है। और मैं तो सोचता हूं कि हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल समाज को, जो मुल्क को मुट्ठी बांध के एकता के मुट्ठी में बांधे रखना चाहता है, उसका कर्तव्य बनता है कि इस तरह के बयानात के सामने सीना तान के खड़े होकर मुल्क की एकता को कायम रखें। अगर मुल्क में इस तरह के बयानात से मुल्क में आंतरिक सुरक्षा को खतरे पैदा हो जाते हैं। मुनव्वर सलीम जी, अभी हाल में पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो हरियाणा में कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री हुड्डा शामिल हुए, वहाँ पे वोटिंग हो गई। झारखंड में कल कार्यक्रम था, वहाँ पे भी यही स्थिति रही। अगर उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह कार्यक्रम होता है नरेंद्र मोदी का, तो क्या अखिलेश यादव उसमें पहुंचे? देखिए, क्या लगता है? ये नेतृत्व से और अखिलेश यादव जी से पूछने का मामला है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जिन कांग्रेसी स्टेट्स में ये हादसे हुए हैं, उन्हें हमारे दर्द को जानना चाहिए। हम स्टेज शेयर भले ना किया हो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने, लेकिन इससे भी ज्यादा बर्बरियत का मुकाबला हम मोदी जी के लोगों का उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मुनव्वर सलीम जी, आपने गंगा प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ बताया है, राज्यसभा में कई बार बोला है आपने। मोदी सरकार ने गंगा प्रदूषण के ऊपर बहुत बड़ा बजट तैयार किया है कि गंगा की सफाई किस तरह से करेंगे। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने ये रणनीति बनाई है कि गंगा में प्रदूषण को खत्म करना है, कितना कारगर साबित होगी? अगर आप सोचते हैं कि गंगा की सफाई होनी चाहिए, गंगा को स्वच्छ होना चाहिए, तो आपकी क्या सोच है उस पर? मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को, मुल्क को अगर सुना सकते हैं। मैंने सरकार की क्या नीयत है सरकार जाने, अच्छा है अगर साफ कर दे तो, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि हिंदुस्तान की राज्यसभा में जिस शिद्दत से मैंने ये बात उठाई कि संविधान संशोधन करके नदियों को गंदा करने वालों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाओ, मैं तनहा एमपी हूँ जिसने ये उठाया। राज्यसभा में तो मैं तनहा एमपी हूँ इन 2 साल में, और पीछे के इतिहास में भी मुझे कोई ऐसी कहानी नहीं मिलती। और मैं मानता हूँ कि गंगा हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा दर्द था गंगा के लिए कि गंगा, विशेष रूप से गंगा और इसके अलावा सारी नदियों पे, मैंने सरकार से एक सवाल किया
मैंने कहा कि अगर आप नदियों के सवाल पर गंगा ने बुलाया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, यानी नदी को कोट किया इमोशनल करने के लिए आवाम को, तो मैंने कहा अगर इतने इमोशनल हो तो मुझे ये बताओ कि इस मुल्क में नदियों की पैमाइश आज तक हुई क्या? आपके पास कोई इसका नक्शा है कि नदियों की पैमाइश? सरकार से मैंने पूछा है। अगर किसी चीज के, मान लीजिए उत्खनन की बात होती है, नदियों का उत्खनन हो रहा है, उत्खनन को तो तब हम टारगेट कर सकते हैं और डिमार्केट कर सकते हैं जब हमारे पास ये जगह होगी 4 मीटर नदी का फैलाव है, 4 मीटर ये जगह नदी की है और इसमें से अगर कोई बालू निकालता है तो वो अवैध उत्खनन करता है। इस मुल्क में नदियों की पूजा तो हुई, मैं अफसोस के साथ कहता हूं नदियों की गिनती नहीं हुई, नदियों का क्षेत्रफल नहीं नापा गया। और जब तक कोई चीज सुरक्षित नहीं हो सकती द्विवेदी साहब, जब तक उसका क्षेत्रफल मालूम ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए? ये राष्ट्रीय इशू है, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य दुक्षानंद महाराज पूरी पीठ ने अपने बयान में कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान में पहली बार अखिलेश यादव जी की सरकार और आजम खान साहब की सदारत अध्यक्षता कुंभ के मामले में पहली बार साफ सुथरे पानी से गंगा स्नान हुआ। और ऐसा नहीं, संसदीय दल भी देखने गया कि ये अजूबा कैसे हो रहा है, विभिन्न दलों के लोग थे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब को अमेरिका बुलाया कि ये कैसे संभव हो सका। लेकिन इसके बाद भी नदियों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकारों का जो दायित्व है, अगर वो उसको एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ निभाएंगे, तो मैंने अपने पार्लियामेंट के क्वेश्चन में ये कहा था कि हिंदुस्तान की नदियों को बड़े पैमाने पर कारखाने और गंदे नाले प्रदूषित। मुनव्वर सलीम जी, अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, क्या लगता है आपको महंगाई रुक पाएगी कि इसी तरह से बढ़ती जाएगी? हम जो महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी की अनेकता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार कथनी करनी की अनेकता की एक बड़ी मिसाल बन के सामने आई है अभी तक। और अब आगे आप लोग देखें और हम लोग देखेंगे किस सिमत में जाती है। अभी तो गरीब मायूस हो गया, नौजवान मायूस हो गया, किसान मायूस हो गया, मुसलमान मायूस हो गया। ये विदेशी धन पे आश्रित सरकार, विदेशी पूंजी निवेशियों के सामने दंडवत सरकार, ये स्वदेशी का नारा, झूठा नारा देने वाली सरकार जो पूरी तरह से आर्थिक गुलामी की तरफ मुल्क को लेके चली है, मुझे इससे बहुत उम्मीद नहीं है। हालांकि इसके पहले वाली सरकार भी कोई अच्छी सरकार नहीं। चलिए मुनव्वर सलीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुद्दे की बात में हम लोगों से बात की, अपनी बात रखी। तो ये थे मुनव्वर सलीम जिन्होंने मुद्दे की बात में बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ दमदार खबर।